स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome friends. This is the discussion for the CSAT 2022 Reading Comprehension Questions. My name is Bhuvan Apurva Jha. इस सीरीज़ के अंतर्गत ऑलरेडी 2023 के PYQs हमने डिस्कस किए हैं और वो वीडियो आपको मिल जाएगा स्टडी IQ IS के YouTube चैनल पे। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट्स के अंदर you will find that we are going sequence wise and this is the second part of the PYQ series that has been started by Study IQ. Let's get started. Meanwhile, if you would like to go ahead and connect and access the entire PDF of this lecture as well as become a part of my Telegram channel जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ, तो आप स्कैन करेंगे ये पर्टिकुलर बारकोड जो आपके स्क्रीन पर है। और अगर आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं then this is where you reach out to me. That goes by the name of Bhuvan Study IQ. Let's get started. Right, so the first question. The main threat to maintaining progress in human development comes from increasing evident unsustainability of production and consumption patterns. I quickly go ahead and first request you, pause करके पूरा वीडियो पूरा पैसेज एक बार देख लीजिए. Now, once you have done that, let's understand the central idea of the passage. Okay? Because सिविल सर्विसेज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब भी कोई पैसेज आएगा, एज यू आर रीडिंग द पैसेज, जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हैं, दो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना अनिवार्य है, ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल आइडिया और द थीम और द जिस्ट, जिसको एसेंशियली हम कहते हैं व्हाट इज द पैसेज ऑल अबाउट. ओके, उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे दैट यू विल गो हेड एंड लुक एट द एंटायर पैसेज जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है. सेंट्रल आइडिया कभी भी एक लाइन या एक पर्टिकुलर से पैरा से नहीं हम फॉर्म करते हैं. यू टेक इनटू सीक्वेंस, यू टेक इनटू अकाउंट द एंटायर पैसेज. एट द सेम टाइम आप टोन भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर द ऑथर इज बीइंग डिस्क्रिप्टिव, क्या वो क्रिटिकल है, क्या वो ह्यूमरस टोन में लिख रहे हैं, और द ऑथर इज बीइंग अप्रिशिएटिव. वो टोन जानना जरूरी है बिकॉज इन द पास्ट सिविल सर्विसेज हैज आस्क्ड, UPSC हैज आस्क्ड tone also. Okay, so let's go ahead and read this passage now. So this is talking about human development as a factor of unsustainable production and consumption patterns. Okay, now it says कि ये अभी के जो करंट कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न्स हैं ये डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे. करेक्ट. Now he says this is unsustainable. Why? Because the resources are finite. Correct. Fossil fuels are finite. True. So he says the close link between growth and GHG emissions needs to be severed for human development to become truly sustainable. Which means कि अगर हमें sustainability की तरफ जाना है तो हमें सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना पड़ेगा और इस कंजम्पशन पैटर्न्स को से अ फैक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बनाना पड़ेगा. This is what the author is saying in that many words. Right? Now after that he says some developed countries have begun to alleviate the worst effects. Alleviate is essentially reduce. कैसे कर रहे हैं वो? Through expanding recycling, transport, infrastructure. पर डेवलपिंग कंट्रीज से ग्लोबल साउथ की बात अगर हम करें तो उनको ये बात ऑब्वियसली डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि उनको हाई कॉस्ट्स, लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज है. मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हेल्प करना है तो हमें इन सब एरियाज में हेल्प करना है. करेक्ट. डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, विच मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ सपोर्ट करने की आवश्यकता है. करेक्ट. दिस इज व्हाट द पैसेज इज टेलिंग मी हियर. राइट. एनर्जी सोर्सेज एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर. करेक्ट. नाउ लेट्स लुक एट इट. अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. स्ट्रेट अवे देखते हैं अनसस्टेनेबल क्यों है जो यहां पे डिफाइन किया गया है. हेवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. करेक्ट. 100%. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. करेक्ट, क्योंकि वो फाइनाइट है. राइट. एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग इज द इफेक्ट. करेक्ट. ये जो सारे यहां के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसे कर रहे हैं. अनसस्टेनेबिलिटी इज नॉट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग. So this is incorrect, which means my answer here is A. Okay, now before I go forward, please ध्यान रखेंगे कि cause effect scenario is one particular scenario that is frequently used by the UPSC to confuse students. तो जो नेक्स्ट सवाल है नंबर 2,
उसको हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2. So the same passage. Now, developed countries can support developing countries transition by what steps? ये वाला पार्ट. ठीक है, ये ट्रांजिशन पहले समझिए. ट्रांजिशन मतलब ए से बी, समथिंग टू समथिंग एल्स. तो यहां पे कौन सी ट्रांजिशन की बात हो रही है? कैन वी से दैट द ट्रांजिशन इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल वाले सिस्टम्स टू से रिन्यूएबल वाले सिस्टम्स? दिस इज द ट्रांजिशन. करेक्ट. वो कैसे करेंगे आप? मेकिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट. हाँ भाई, यहां पे मेंशन्ड है. फाइन. प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स. करेक्ट, यहां पे जो लिखा हुआ है. ठीक है, दिस ऑल्सो मेक सेंस. नंबर 3, encouraging them to change their production and consumption patterns. Now please understand one thing here. ये जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, what is this essentially? This is the cause because of which you are going and investing in fossil fuel systems. And the author says कि fossil fuel system से हट के अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है. सो अभी आप सोचिए कि अगर यही हमारा एंड गोल है, तो कैन यू गो हेड एंड से कि सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज करेंगे? वो कैसे कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे आप इवेंचुअली यू विल रीच द डिफरेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स. अगर वही आपने नहीं क्रिएट किया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया है, हाउ कैन यू डू दैट? करेक्ट. सो ये कॉज इफेक्ट सिनेरियो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सिविल सर्विसेज द्वारा, एंड आई होप दिस एग्जाम्पल मेड सेंस टू यू. राइट. सो दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट, which means my answer here is B. Okay. Now, if you go ahead and look at that year's, say, the different keys that are available in the market, you will find कि काफ़ी सारे institutes, काफ़ी सारे teachers, faculty got this question incorrect. Which is why I suggest कि you be very careful when it comes to going ahead and marking your, say, answers with these frequently made or very quickly made answer keys. Okay. Because most of these questions require a bit of thought. And that thought is to be developed by an aspirant who is going to score heavily in paper 2. Right? Let's move forward. Pause करके एक बार देख लीजिए ये पूरा passage. Right. So unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future, afforestation of denuded areas is taken up, harshness of climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture will become impossible. Central idea. Let's identify that first. क्या लग रहा है central idea इसका? Can I say that this is talking about, say, the loss of soil? Correct? And the consequent effects of it? Right? Desert countries of the world and our desert areas are a grim reminder of the consequences of large-scale deforestation. So we can basically say that the passage is to do about, say, desertification and its consequent effects. Right? So, what are the effects? You have desert-like landscape that are developing. ठीक है? Green forests, perennial streams, सब खोए जा रहे हैं. Correct? सिर्फ brown earth है, जहाँ पे कि अब पहले पानी होता था. Yes or no, friends? So that is what the central idea of the passage is. I can say as a tone-wise that this passage is just being, say, a descriptive in nature. It is describing the various effects of desertification or the loss of areas that is going to follow. Okay. Now let's go forward and look at the question. According to the passage given above, deforestation and denudation will lead to which of the following? Okay. Let's go back to the passage and identify very quickly. It will lead to which of the following, friends? Okay. एक बार पैसेज देख लिया, अब देखते हैं. डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, यस, इट डज मेंशन अबाउट डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्स. शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन. पहले बात देखिए, ये इज दिस नॉट अ वेरी वेग टर्म? व्हाट डज शॉर्टेज ऑफ लैंड मीन? करेक्ट. एंड व्हेन यू गो बैक टू द पैसेज, यू विल आइडेंटिफाई दैट द शॉर्टेज ऑफ लैंड कॉन्सेप्ट कहीं पे लिखा नहीं गया है इन दैट मेनी टर्म्स. करेक्ट. ध्यान से देखिए एक बार, इफ यू कैन आइडेंटिफाई, इट जस्ट सेज
pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including plains and plateaus. But does that mean that that is shortage of land? Is that the interpretation? No. Correct? So this is incorrect here. Lack of water, perennial streams की बात कर रहा है passage, which means my answer here is 1 and 3. C. Okay, let's go forward. Okay, pause करके passage पढ़ लीजिए. In simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose. Politics, we presume everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. Okay, so the author is starting off talking about competence, and straight away आप समझ सकते हैं कि tone of the passage is being little critical. Correct? थोड़ा सा criticism की तरफ है ये tone of the passage. So when we are ill, we call for a trained physician whose degree is a guarantee of the specific preparation and competence. We do not ask for the most handsomest physician or for the most eloquent. Eloquent मतलब जो अच्छा से बोल सकता है. Someone who can speak well. Okay. Well, then the whole state is, should we not look for the services and guidance of the wisest and the best? I can say author is essentially the central idea is talking about competence. Competence being a criteria, right? Rather than say your ability to fetch votes. Okay, let's go ahead. Which one of the following statements best reflects the message of the author of the passage? This essentially means, जैसे मैंने आपको बताते आया हूं अभी तक, central idea. ये सारे questions का different terms use किया जाता है civil services द्वारा. Okay, now let's look at it. First one, we assume that in a democracy, any politician is qualified to administer a state. What we do know here is, everyone who knows to get votes knows how to administer a state. So there is a criteria. There is a criteria we assume कि जिसको vote मिलता है has the ability or the say a knowledge to administer a state. Correct? So this is no, not the central idea first. Second, politicians should be selected from those trained in administration. The author talks about competence. Correct? Now, is training equals to competence? Or is, say, practical application of training equal to competence? We do not know, right? So, we are unaware of where the author is drawing the line. Plus, at the same time, for this statement to be true, you do realize that there needs to be some interpretation from the passage itself. Directly ये नहीं कहा जा रहा है passage द्वारा. Correct? So, no. C. We need to devise a method of barring incompetence from public office. Okay, we'll come back to it because this is related to the word competence, जो कि हमने identify किया है. Passage is talking about that it is essentially not to do with anything else but competence. A shoemaker does not have a degree but is still competent at his or her job. Correct? जो यहाँ पे लिखा हुआ है. See? So, it does not mean कि वो training has to be say learnt. It can be say a product of your practical aspect also. Right? So let's look at it. As voters select their administrators, the eligibility of politicians to administer a state cannot be questioned. This makes no sense whatsoever, to be honest, in the sense of the passage. Correct? So no. So this is it. Closest to what the central idea of the passage is. Right? इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे shoe making का बात किया जा रहा है. Why is it saying specially trained person? Correct? Which means आपके पास एक ability है. Just the fact that you can get votes is no degree of your competence. Right? So we need to have a way where we can say leave out those who are incompetent. Now does that mean that you go ahead and enforce training? Possibly yes, possibly not. It is one of the ways. Which is why B does not hold ground. Correct? So the answer here being C. Right? Let's go forward. Question number 12. Okay. Pause करके जल्दी से passage देख लीजिए. Right. Let's look at it. The poverty line is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. Okay. Straight away. थोड़ा सा critical beginning है passage का. It is not only because of its extremely narrow definition. Okay.
but also of a fundamental assumption underlying it, which means हमने poverty को सिर्फ एक particular criteria में define कर रहे हैं. We are not looking at multi-dimensional poverty that we all have read about, okay, which is critical to the definition of poverty, आप जानते हैं. So let's understand this passage in that context. It's a very easy passage, okay. So it exclusively relies on the notion of poverty as an insufficient income or purchasing power that is insufficient. मतलब पैसे, सिर्फ पैसे के लेंस से हम नहीं देख सकते हैं पॉवर्टी को, करेक्ट. वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इनकम पॉवर्टी. जब आप पैसे के लेंस से देख रहे हो तो वो इनकम पॉवर्टी है. इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डेप्रिवेशंस, देन इनकम पॉवर्टी इज वन एस्पेक्ट. ट्रू, करेक्ट. पॉवर्टी इज ऑल्सो अबाउट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट. बिफोर वी आर इवन रीडिंग द पैसेज, कैन आई गो अहेड एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, this would be in sync with the message of the passage, right? Poverty of life is in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity. Look at this. Personal circumstances. एक holistic definition का ये बात कर रहा है. Okay? Right? When we understand that the central idea of the passage is talking about, say, holistic definition of poverty. Right? Chaliye. In that context, let's try and solve the question. Why is the methodology adopted in India to count the poor debatable? Okay. क्योंकि हम सिर्फ income poverty पे focus कर रहे हैं. Correct? Let's look at it. There is some confusion regarding what? No, there is no confusion. There are just two interpretations. There are wide diversities in the condition of rural and urban. इसके बारे में बात नहीं हुआ है. There is no uniform global standard. Global की बात नहीं हुई है. It is based on the proposition of poverty as a meager income or buying capacity, correct? Right? This is why it is debatable. क्योंकि हम सिर्फ income poverty नापते हैं and we go ahead and leave out the others. So D is the obvious answer. You see? Now what I want you to identify is, forget how we are getting the questions correct. Okay, that is inconsequential. अगर आप पहली बार से ये प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, या अपने दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में है और इंग्लिश पे आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है. Okay, don't worry about the answers right now. Try and see कि हम कैसे पैसेज को समझ रहे हैं और उस नॉलेज को हम यूज कर रहे हैं टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, दैट यू विल कीप योरसेल्फ विद इन द पैसेज, दायरे के अंदर रह के, और उसके बाद हमें अपने क्वेश्चंस को देखना है. राइट, लेट्स गो फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर? ओके, सिंपल क्वेश्चन है. Let's look at it. It talks of only one kind of deprivation. Deprivation मतलब वो सारे factors जो आपको deprive करते हैं, जो आपको life में से आगे बढ़ने से रोकते हैं. Correct? So, one kind of deprivation ignoring all the others. Passage is talking about it. We'll come back to it. Other deprivations in human life have nothing to do with lack of, we do not know. Correct? Lack of real opportunities और वो सब जो बाकी factors की बात किया है, the passage is silent about that. No. Income poverty is not a permanent condition. It changes from time to time. How is that, on one measure of counting the poor? No. Income poverty restricts human choices only at a point of time, not necessarily. Correct? So this is it. Simple. कि आप बस purchasing power को देख रहे हैं and you are forgetting the other factors that come and accompany poverty. Question number 14. What does the author mean by poverty of life? Holistic definition. Right, friends? Holistic definition की बात है. All deprivations in a human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities. I think closest है ये, but we'll look at the others. Impoverished state of poor people in rural urban की कोई बात नहीं हुई है. Missed opportunities in diverse personal, no. Material as well as non-material deprivations in a human life which restrict human choices permanently. चलिए यहां तक तो सही था, ठीक है. मटीरियल, इनकम पॉवर्टी, नॉन मटीरियल, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ए ह्यूमन लाइफ विच रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली. अगर आप परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं तो फिर ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्यों चला रहे हैं हम? विच मीन्स इट कैन बी चेंज्ड. द गोल इज टू चेंज, टू अपलिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. करेक्ट. सो लुक एट दीज कीवर्ड्स जो भी आपको टेम्पोरल सेंस दें पैसेज में. टेम्पोरल मतलब होता है टाइम रिलेटेड. करेक्ट. इनफैक्ट मैं आपको दो चीज बता देता हूं अभी. फॉर दोज ऑफ यू हु आर रेगुलर वॉचर्स यू विल नो दिस. हम ऐसे ही क्लास में अप्रोच करते हैं
कि यूपीएससी में दो तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स यूज होते हैं. एक होता है टेम्पोरल एक्सट्रीम वर्ड्स विच मीन्स परमानेंटली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि टाइम के सेंस में कॉन्सेप्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. और एक होता है एक्सट्रीम वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल सम, ऑल, नन, वन. करेक्ट. अगर पैसेज ऑल के बारे में बता रहा है और यहाँ पे मुझे नन के बारे में पूछा जा रहा है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट दैट टाइम. करेक्ट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ quantitatively and temporal. Okay. Extreme words that are used by the civil services aptitude test, especially for reading comprehension questions. Let's go forward. Pause करके देख लीजिए एक बार प्लीज. All right. In some places in the world, the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. प्लेटो मतलब ग्रो नहीं कर रहा है अब, इट इज स्टेबल. नीदर न्यू स्ट्रेन्स नॉर फैंसी एग्रोकेमिकल्स आर रेजिंग द यील्ड्स. ओके. नॉर इज देयर मच अनफार्म्ड लैंड लेफ्ट दैट इज सुटेबल टू बी बॉट अंडर द प्लो. मतलब हमारे पास लैंड की अब कमी हो रही है, यील्ड हमारा बढ़ नहीं रहा है. करेक्ट. इफ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यूज टू राइज, सम प्लेसेस विल बी बिकमिंग अनसस्टेनेबल फॉर फार्मिंग. ठीक है. सम प्लेसेस. एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स. सो इन सब का सोल्यूशन है टेक में आप जाइए. मच ऑफ दिस चेंज विल बी बॉट अबाउट बाय एफ्लुएंट फार्मर्स इन द वेस्ट अमेरिकास. ध्यान रखेंगे अमेरिकास का अर्थ होता है बोथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. ओके. टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आर बीइंग अडैप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव. ठीक है. टेक्निक्स हमारे डेवलप हो रहे हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के वेस्ट में. अब टेक्नोलॉजी इज ऑफ नो यूज इफ इट इज नॉट अडेप्टेड. ठीक है. मतलब आपको इसके स्केलेबिलिटी पे ध्यान देना है. सिर्फ टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करना है, अवेलेबिलिटी पे भी फोकस करना है. इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच एज टू एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स, इट डज टू लेटेस्ट एडवांसेस इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन. फेयर एनफ. ओके. आपको ये अफ्रीका और एशिया में इंक्रीज करिए, इंट्रोड्यूस करिए. सिंपल चीजों पे ध्यान दीजिए. ठीक है. Better road storage, this will all help markets and reduce wastage. Fine. This is about basically going ahead, looking at the problems here, the solutions here, and the scalability of the problem here. कि कहाँ हमें इसको बढ़ाना है. Correct? अगर मैं passage को break करना चाहूँ तो. Okay. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Now, assumptions को समझने का simple तरीका, एक word, एक line में मैं समझाता हूँ आपको. If your statement is correct, if your assumption is correct, then it means it is true according to the passage. Simple understanding. अगर आप अपने assumption को सही मान रहे हो, if you are choosing only one, it must mean that according to the passage it is true. Okay, this is the only condition that you need to be careful of when you are looking to solve assumption questions. Now let's go forward and look at the assumption questions. Development of agricultural technology is confined to developed countries. Developed countries. Right? वहां पे क्या लिखा गया है? Agricultural change हो रहा है वेस्ट और अमेरिकाज में. Techniques being developed in the west. मतलब दो एरियाज की बात हो रही है. वेस्ट, which we consider as say our Europe and North America. And then we have Americas, which means South America. So let's look at it. Is 21 का first statement true? This is what I want to ask you first. Is this definition true? Developed countries. Do I assume that South America is also developed? Not necessarily. Correct? The passage gives me no indication there. Right? Plus, it being confined to is something that is again restricting the passage. So, no. Number 2, agricultural technology is not adapted in developing countries. प्लीज लुक एट दिस. नॉट अडेप्टेड मतलब कि आपने इंट्रोड्यूस कर दिया था पर रेजिस्टेंस था वहां के लोकल लोगों से, उन्होंने अडेप्ट नहीं किया. पैसेज मुझे क्या कह रहा है कि जरूरत है कि आप ये टेक्नोलॉजीज जो डेवलप कर रहे हैं उनको आप अवेलेबल करें फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड. वंस अगेन एन अनट्रू स्टेटमेंट, एन अनट्रू अजम्पशन, which means my correct answer here would be D. ठीक है. बहुत सिंपल तरीके से आपको सोचना है. पैसेज को ब्रेक डाउन करिए
और उसके बाद अगर आप इसे ट्रू मान रहे हैं देन इट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल्सो, राइट? लेट्स गो फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 22 वंस अगेन assumption बेस्ड क्वेश्चन. ध्यान से देखिए. फर्स्ट स्टेटमेंट, पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स. ओके. नंबर 2, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड. पहला बात तो यस, दिस सीम्स करेक्ट. करेक्ट. ये कह ही रहा है कि एक्सटेंडिंग टू द स्मॉल एंड subsistence farmers in Africa and Asia, the best of today's agri practice would lead to better availability of food, which means this is correct. ठीक है, ये जरूरत है करने का. नंबर 2, developed countries have better infrastructure and they waste less food. Now let's look at it. यहां पे जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, so they mention that yes, they have better infrastructure. Correct? But wasting of food, दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि वेस्ट हमारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये ग्लोबल गोल है. अगर हम वेस्ट, अमेरिकाज और डेवलपिंग वर्ल्ड तीनों जगह ये सारे चेंजेस कर देंगे देन वी विल हैव लेसर वेस्टेज ऑफ फूड. दिस इज व्हाट द पैसेज इज टेलिंग मी. अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज फूड वेस्ट कम कर रहे हैं तो आपका शायद अजम्पशन गलत है, क्योंकि द पैसेज इज नॉट मेंशनिंग दैट इन ट्रू टर्म्स. करेक्ट? विच मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. So which of the following assumptions are valid? To the best of my understanding, only one. A only. Right? Let's go forward. Question number 23. Once again, assumptions. Let's apply the same method that we have been applying so far. Okay? Statement 1. Growing enough food for future generations will be a challenge. Yes or no, friends? यहाँ पे इतना सारा इसने जो यहाँ पे लिखा है कि हमारा अनफार्म लैंड है, टेम्परेचर कंटिन्यू करेगा तो सम एरियाज विल बिकम अनसस्टेनेबल फॉर फार्मिंग, वो सारा कुछ इसलिए कह रहा है कि यस, इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज हमारे पास ग्रोइंग इनफ फूड मे बी अ चैलेंज. दिस इज व्हाट द होल पैसेज इज अबाउट. नाउ सम पीपल विल टेल यू दैट दिस इज नॉट अ चैलेंज बेस्ड ऑन सम अदर लाइन फ्रॉम हियर. Okay, I was reading a particular solution and I was surprised to find this being mentioned, but let's look at that line also. So another interpretation of this is that this line here would lead to greatly increased availability of food. Okay, this has been interpreted as by some people to say कि नहीं ये गलत है. But again, the intelligent evaluator or the intelligent student will straight away realize कि यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये लाइन, ये इफेक्ट है based on the changes that are proposed. Correct? If this is true, then this would happen. Right? But currently, if it does not happen, then this statement will not be true. Now, what is the question asking me? The following assumptions. Growing food for future generations will be a challenge if this is done. If this is not done. If this is done, no problems. Correct. So this please be very careful. थोड़ा ध्यान से आप पैसेज को समझेंगे. Normally cause effect relationship में आपको क्लियर रहना है. Okay, आप देख रहे होंगे कैसे हर क्वेश्चन में काम कर रहा है हमारे लिए. So this is again correct. Corporate farming is a viable option for food security. Where is corporate farming mentioned पहले तो? Okay, it talks about introducing tech. Right? Introduction of tech is not equal to corporate farming. आप सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हो आजकल फार्मर्स को, दैट इज नॉट इक्वल टू कॉर्पोरेट फार्मिंग. यू आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग बेटर नॉलेज, बेटर टेक्नोलॉजी फॉर देम, एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट. सो विच ऑफ द assumptions are valid? Just the first one, A only. Right? Let's go forward. पॉज करके एक बार देख लीजिए प्लीज. ओके. Natural selection cannot anticipate future environments on Earth. Okay, we have all heard of this term. Therefore, the set of existing organisms can never be fully prepared for environmental catastrophes that await life. All right, you and I are not prepared for next catastrophe that is coming. Let's understand this simply. Okay, an outcome of this is extinction of the species which cannot overcome environmental adversity. Right? कुछ होगा फ्यूचर में, उसके चलते something else will happen. हमारे पास वो ability नहीं है to go ahead and deal with this. Human beings will go extinct. हम example के तौर पे समझ रहे हैं.
This failure to survive in modern terms can be attributed to genomes which are unable to withstand geological vagaries, vagaries मतलब changes, और biological mishaps. Okay? ठीक है, दो कंडीशंस में हो सकता है ये, या तो आपका जियोलॉजिकल चेंजेस हो जाए या बायोलॉजिकल कोई डिजीज या कुछ ऐसा हो जाए. इन बोथ केसेस अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है टू विथस्टैंड द चेंजेस दैट विल कम नेक्स्ट, यू विल गो एक्सटिंक्ट. सिंपल अंडरस्टैंडिंग. ओके. In biological evolution on the earth, extinction of species has been a major feature. मतलब कॉमन रहा है अभी तक. The earth may presently may have up to 10 million species, yet more than 90% have ever lived on the earth are now extinct. Okay. 90% of the species that have ever lived or walked or flown or swam on the earth's surface or water or air have gone extinct. Simple understanding. Okay. क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन्स फेल टू सैटिस्फैक्टरीली एड्रेस कि भगवान बनाता क्यों है और मारता क्यों है. द डार्विनियन एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सटिंक्ट लाइफ इज वंस अगेन सिंपल, एलिगेंट एंड कन्विंसिंग. तो डार्विनियन, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा इसके बारे में? ऑर्गेनिजम्स गो एक्सटिंक्ट एज अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल असॉल्ट्स फॉर विच देयर इनहेरिटेंस डीम्स देम इल इक्विप्ड. एक ही बात को बार बार कहा जा रहा है जो यहां पे कहा गया. This line is equal to the same line here. कोई changes नहीं है. Correct? Species will go extinct अगर आप geological changes या biological changes के साथ adapt नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास वो ability नहीं है. एक ही चीज को बार बार कहा जा रहा है बस. ठीक है? Darwinian theory of evolution is not a theory at all. Okay? It is more than a theory. It is something concrete. ये कहना चाह रहा है. Evolution happens. This is a fact. It is amply supported by data. No single evidence has refuted either of the two main Darwinian ideas. Okay? Darwinian laws are acceptable just like the laws proposed by all of them which explain natural phenomena in the universe. Central idea, the author is speaking for Charles Darwin. Darwinian theory को support कर रहा है author. कह रहा है कि देखो भाई, इतने सारे evidences, अगर आप religion को exclude कर दोगे, they all point to the fact that Darwin जो भी प्रपोज कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन. करेक्ट. ओके, सवाल देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरमेंट्स ऑन द अर्थ. क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर आप बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के साथ आप अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाओगे. करेक्ट. लेट्स लुक एट इट. स्पीशीज नॉट फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द एनवायरमेंटल चैलेंजेस दैट अवेट देम विल फेस एक्सटिंक्शन. बढ़िया. करेक्ट. हमें दो बताया गया है, एनवायरमेंटल, जियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल. नंबर 2, all the existing species would get extinct as their genomes will not withstand biological mishaps. ये देख लीजिए, क्वांटिटेटिव एक्सट्रीम वर्ड. अगर पैसेज में कहा गया है ऑल, तो मैं इसको सही मार्क करूंगा. पर पैसेज में क्या कहा गया एग्जैक्टली? कि अगर एक स्पीशीज के पास एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल चेंजेस अडेप्ट करने के लिए वो सारे एबिलिटी है, तो वो एक्सटिंक्ट नहीं जाएगा. अगर आपके पास नहीं है तो आप एक्सटिंक्ट चले जाएंगे. इफ और वाला क्राइटेरिया है. ऑल मतलब गलत हुआ. नंबर 3, इनएबिलिटी ऑफ द जीनोम टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस वुड रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Extinction of a species is common feature. Correct. 90% of the species that have ever existed have gone extinct. 1, 3 and 4 would be correct here. C. Okay. Let's go forward. 32, 33. Right? 32 देखते हैं. The passage suggests that Darwinian theory of evolution is not a theory. More than a theory in fact. क्यों? It does not satisfy the creationist doctrine. No. Extinction is a function of environmental and biological assaults. There is no evidences to refute it. Existence of organism is attributed to a creator. क्यों भाई? क्यों theory नहीं है? इसमें पैसेज में डायरेक्टली हमें मेंशन किया गया है, करेक्ट, दैट द डार्विनियन थ्योरी इज ट्रू बिकॉज ये बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस को इंक्लूड करके चलता है. करेक्ट. सिंपल. बी. यू सी, it is all about the interpretation of the passage. Not very difficult, guys. Number 33. With reference to the passage, the following assumptions have been made. Once again, assumption वाला अपना हम जो समझते आ रहे हैं वही लगाएंगे. अगर हम इसको ट्रू मान रहे हैं तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग भी ट्रू होना चाहिए. ओके, लेट्स लुक एट इट.
Only species that have the ability to overcome environmental catastrophes will survive and perpetuate. Only species मतलब वही species जिनके पास ability to withstand changes होगा, वो perpetuate करेंगे, वो बचेंगे. True. More than 90% of the species on the earth are in the danger of getting extinct. नहीं. More than 90% have gone extinct. Extinction is a common feature. Correct? गलत. Darwin theory explains all the natural phenomena. Unfortunately, no. All, once again, quantitative extreme word. Yes, can Darwin's theory tell me about the different conspiracy theories? Huh? Or natural phenomena? Can it explain tidal waves? Not necessarily, right? So again, extinct word. Extreme word. A being the answer. Right? Let's go forward. स्टॉप करके देख लीजिए पैसेज एक बार जल्दी से. Okay. With steady economic growth, higher literacy and increasing skill levels, the number of Indian middle class families has gone up exponentially. Economic growth, literacy, skill levels. क्या बढ़ा है? Number of middle class families. Direct results of the affluence मतलब पैसा आना, have been changes in dietary patterns and energy consumption. ठीक है, सब प्रोटीन बेस्ड खा रहे हैं. प्रोटीन बेस्ड को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पानी लगता. इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स, गैजेट्स, हम मोर एनर्जी इंटेंसिव होते जा रहे हैं. करेक्ट? बिकॉज ऑफ द एफ्लुएंस दैट हैज़ कम, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, वी आर ऑल बिकमिंग मच मोर एनर्जी इंटेंसिव. दिस इज व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस. करेक्ट? ये ग्रोथ क्यों आया है? बिकॉज ऑफ लिटरेसी एंड स्किल लेवल्स. लिटरेसी एंड स्किल लेवल्स. करेक्ट? एक तरीके से आप देखिए, सिंपल एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, तब कॉज इफेक्ट समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज? क्रक्स मतलब सेंट्रल आइडिया. देखिए कितने दफा पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया. ओके. पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट्स. That's not the central idea of the passage. The central idea of the passage is this, that we are becoming more energy intensive. It is not to do with what we should do. देख रहे हैं, outside the scope of the passage है. India needs to focus on developing agricultural productivity and capacity for more energy generations in the coming year. Not really. It's not talking about what India should do. It's talking about what is happening currently. No. Modern technological developments result in the change of cultural and social behavior of people. Not really. Once again. Okay. Cultural and social behavior. What are we looking at? We are just looking at the increase of machines and gadgets. Correct? What about culture? What is the cultural connotation to that? Social maybe मैं समझ सकता हूँ. There is no indication of any culture connotation here. Culture is a very specific concept. Incorrect. Water management practices in India need to change dramatically. Correct. हम energy intensive बन रहे हैं, water guzzling बन रहे हैं. This needs to be taken into account. D. 34. D. Right? Let's move forward. Pause it. Have a look at the passage quickly. Okay. For 2 or 3 generations past, ever increasing numbers of individuals have been living as workers merely, not as human beings. ठीक है. Excessive amount of labor is rule today, मतलब common है in every circle of the society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. ठीक है. काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि आप अपना ग्रोथ भूल जाते हैं. He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activities. Correct? Okay. मतलब intellectual pursuit, spiritual pursuit थोड़ा पीछे रह जाता है. He does not want to think, or he cannot even if he wants to. ठीक है. Fine. He seeks not self-improvement, but entertainment, which would enable him to be mentally idle and to forget his usual activities. Basically, बंदा chill करना चाहता है. ठीक है. Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema than on theatre, more on newspaper, magazine than crime stories and on serious literature. मतलब we are looking for instant gratification. We are not looking for say something that is very in the future. हाँ, chill करना है, अभी करना है, relax करना है. Okay. The passage is based on the idea. Based on the idea मतलब what is the fundamental basis of the passage? What is it exactly telling me about? Man should not work hard. Is it? No, not necessarily.
It is not talking about whether man should work hard or not. It is saying about what happens because of the current common phenomenon of excessive amount of labor. Okay. B. The great evil of our age is overstrain. Okay. Excessive amount of labor, overstrain हो सकता है, देखते हैं अभी. Man cannot think well. Again, extreme. Man cannot care for his spiritual welfare. It says he could if he would. Right? So simple. B is the answer. The great evil is that you are overworked, that you have no time for yourself. Let's look at 42. Man does not seek self-improvement because. Now this is a very tricky one. थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको. पैसेज क्या कह रहा है कि आप एक्सेसिव लेबर कर रहे हैं. करेक्ट. यू आर डूइंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर. ध्यान से देखिए फ्रेंड्स. ओके. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि आप एक्सेसिव लेबर कर रहे हैं. देखिए ध्यान से. सो बिकॉज ऑफ दैट यू लव अम्यूजमेंट एंड यू आर मेंटली आइडल. Or do you have more time to do so and thus you love amusement and are mentally idle? आप सोचो कौन सा आंसर है? Man does not seek self improvement because excessive labor कर रहा है. लेबर करने के वजह से टाइम नहीं है इसलिए वो अम्यूजमेंट की तरफ भागता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की तरफ नहीं भागता है. समझ रहे हो? यहां पे ये बन गया मेरा कॉज, ये बन गया मेरा इफेक्ट. True. Now let's go ahead and understand what should be my answer. Man does not seek self-improvement because he is not intellectually capable. नहीं, वो तो कह रहा है कि he could if he would. Even if he wanted to, he cannot. Correct? Time नहीं है, तो this is incorrect. Has no time to do so. But why has he no time to do so? Because he is overworked. Right? Is distracted by materialism? No. Loves amusement and is mentally idle? Absolutely. Absolutely. This is what the passage is telling me about. Right? Because you have to understand that B is happening as a result of D. So D is the answer here. Cause effect. Once again friends, very closely needs to be understood. ठीक है? तो once again, for जिनको जो भी डाउट था, 42 का आंसर है D. Let's go forward. 43. पॉज करके जल्दी से देख लीजिए. Okay. Demographic dividend expected to last another decades is a window of opportunity. Demographic dividend मतलब आपका young population ज़्यादा है अभी. Okay. It is a swelling in the working age population. मतलब obviously ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा value generate करेंगे, ज़्यादा taxes भरेंगे. Which means the relative ratio of young and old will be on the decline. Okay. आयरलैंड चाइना के एक्सपीरियंस से ये एनर्जी का भी हो सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन बन सकता है. ठीक है. इससे आपका सेविंग्स रेट बढ़ेगा. ओके. क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ही मेन पैसा बचा रहा है. सेविंग्स से ग्रोथ रिलेटेड है. करेक्ट. और क्वालिटी पे डिपेंडेंट है कि आपका ये सारा कुछ जो आप सोच रहे हो कि ये होने वाला है बिकॉज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस विल मैटर. दिस इज डिपेंडेंट ऑन आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्वालिटी क्या है. अच्छा है, पढ़ा लिखा है या नॉट सो पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है या नॉट सो स्किल्ड है. ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल. सिंपल कंडीशन है. ओके. आपके पास क्या होगा डिपेंड्स ऑन आप अभी क्या तैयार कर रहे हो, किस तरह का यूथ तैयार कर रहे हो. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली मतलब विदाउट एनी डाउट हैपन इन अ कंट्री व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट. मतलब यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या क्या हम ऑब्जर्व करेंगे. ओके. लेट्स लुक एट इट. नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज. नॉट नेसेसरली. इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर अबाउट लिटरेसी. ओके. It talks about working age population, by the way, friends. It does not talk about educated population. Have a look at this. Okay. The ratio of very old and very young will decrease for a while. ये तो कह रहा है यहाँ पे. The relative ratio of very young and very old will be on the decline. Correct है. Population growth will quickly stabilize. Again, outside the scope of the passage, the population growth or rate of population is not mentioned in the passage. The author, in fact, talks about the growth of the nation. The growth rate of the nation, not the population growth rate, which are two different economic terms. One is a term, in fact, in population geography, the other is to do with economics. So correct answer, simple, B.
Right? Let's go forward. Same passage, question number 44. Okay. With reference to the passage, which of the following inferences can be drawn? Inferences matlab, what do you understand? What is the underlying understanding based on whatever is written in the passage? Okay. First, demographic dividend is an essential condition for a country to rapidly increase its economic growth rate. Really? Is it an essential condition? Extreme नहीं है थोड़ा ये. मतलब क्या कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड ना हो तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रैपिडली इंक्रीज कर ही नहीं सकता. अगर आप पैसेज के सेंस में देखेंगे तो ये तो मेंशन नहीं है, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ. टाइगर इकोनॉमीज फॉर एग्जांपल, करेक्ट, दे रजिस्टर्ड अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ व्हेन दे वर ग्रोइंग and they did not have a very high demographic dividend, to be honest. It was based more on the infrastructure creation and more of material revenue that came in. Correct? So anyways, that is outside the scope of the passage. But you know that there are several conditions that can lead to a rapid economic growth rate. So for this to be true, this must be mentioned in the passage first. कहीं तो mention होना चाहिए, पर है नहीं. Number 2. Promotion of higher education is an essential condition for a country for its rapid economic growth. पहली बात, higher education. What about middle school education? What about primary education? क्या उसको हम छोड़ सकते हैं? क्योंकि ऑथर यहाँ पे कह रहा है the importance of education. Author is not talking about higher education, primary, middle school. Not sure. Again, outside the scope of the passage. Right? So I can say that both are incorrect. D being the answer here. 44 ka D. Okay, let's go forward. Question number 51. In an economic organization, allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure. Okay. Should lead to a very good life मतलब effect है यहाँ पे. Cause क्या है? Productivity of machines. Much leisure is apt to be tedious. Apt to be tedious मतलब आप बोर हो जाओगे, ठीक है, ज्यादा चिल करोगे तो बोर हो जाओगे. Except for those who have intelligent activities and interests. मतलब फ्री टाइम में अगर आप कुछ हॉबी परस्यू करते हो, कुछ सीखते हो, कुछ फॉरेन लैंग्वेज, कोडिंग या समथिंग एल्स, रीड अ वेरी गुड बुक, देन it makes sense. If a leisured population is to be happy, it must be an educated population. पहली बात देख रहे हैं कितने सारे कॉज इफेक्ट्स यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं. बहुत सारे कॉज इफेक्ट्स ड्रॉ हो रहे हैं फ्रेंड्स. Okay, and must be educated with a view to enjoyment as well as to the direct usefulness of technical knowledge. Correct? मतलब educated population को free time को भी use करने का ability आना चाहिए. Which one of the following statements best reflects the underlying tone? बताइए friends. कितने दफा देखा है आपने कि cause, effect, central idea, tone, पूरा 2022 का पेपर इसी पे चल रहा है. Okay, let's look at the options. Only an educated population can best make use of the benefits of economic progress. यहाँ पे देखिए, if a leisured population is to be happy, it must be an educated population. Must क्या है? एक ऐसा condition जो fulfill होना जरूरी है. You must go to the school. आपको जाना जरूरी है. Correct? Only an educated population. मतलब सिर्फ यही और कहीं कुछ नहीं. अगेन एक प्री कंडीशन हम असाइन कर दे रहे हैं. बेस्ट यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ठीक, लेट्स लुक एट इट. थोड़ी देर में आके देखते हैं. नंबर 2, ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ लेजर. नॉट नेसेसरीली. इट इज टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, नॉट द क्रिएशन ऑफ लेजर. राइट. सी देखते हैं. एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल. इसमें क्या आप एक चीज स्पॉट कर सकते हो फ्रेंड्स? सी में इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल. व्हाट अबाउट नॉन एजुकेटेड? पैसेज में तो एजुकेटेड का हैप्पीनेस के बारे में बात हो रहा है. देखिए यहां पे एजुकेटेड पीपल का बात हो रहा है और ऑप्शन में मुझे सिर्फ पीपल लिखा गया है. तो आपको स्ट्रेट अवे सोचना चाहिए कि व्हाट अबाउट नॉन एजुकेटेड पीपल, क्या वो भी इस स्टेप से बेनिफिट करेंगे? नॉट नेसेसरीली. इनकरेक्ट. डी, यूज ऑफ मशीन्स शुड बी इनकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज लेजर्ड पॉपुलेशन. जी नहीं,
ये तो मेंशन भी नहीं है पैसेज में, ये पहला वाला बस कहा गया है कि कॉज इफेक्ट्स है. इट लीड्स टू अ वेरी लाइफ ऑफ, इट शुड लीड टू अ वेरी गुड लाइफ ऑफ लेजर. ओके, इट मे नॉट ऑल्सो. शुड का मतलब क्या है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यही होना चाहिए, पर हो भी सकता है कि ना हो. देख रहे, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे टर्म्स का थोड़ा डिफरेंस आपको. तो जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें ग्रामर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट फोकस ऑन. वहां पे आप नाउन पढ़ने मत बैठ जाओ. ओके, फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर इश्यूज, ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स एंड देन गो एंड ट्राई एंड सॉल्व द सीसैट क्वेश्चंस. ओके, सो टू द बेस्ट ऑफ माय एस्टिमेशन इसका आंसर है ए. Why? Because of the precondition that is mentioned in the passage by the word must. Right? Let's go forward. 52. If presents bring less thrill now than we are grown up, perhaps it is because we have too much already, or we have lost the fullness of the joy of giving and with the fullness of the joy of receiving. मतलब ये we की बात हो रही है. We do not know who is we so far. ठीक है. Children's fears are poignant. Poignant मतलब बहुत ही stoic, बहुत ही deep. Their miseries are acute and they look not too forward, not too far backwards. मतलब ठीक है, ये adults की बात हो सकती है. This is what we can understand so far. Okay? अगर children की बात हो रही है तो ये adults की बात हो रही है. Their joys are clear and complete. They have not yet learnt always to add but to every proposition. सोचते नहीं है ज़्यादा वो. हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझते हैं और बिलीव नहीं करते, डाउट करते हैं. Perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with more single-minded enjoyment into the happiness that comes our way. ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा समझो मत, ज़्यादा डाउट मत करो. Live in the moment, think in the moment. That is what the passage is telling for the adults to do. अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया as the central idea of the passage, तो सवाल आसान है उसके बाद. Which of the following statements is correct? Number 1. It is not possible for adults to feel thrilled by presence. नॉट पॉसिबल मतलब कभी नहीं हो सकता. पर ये क्या कह रहा है कि पॉसिबल है अगर आप चिल्ड्रन के मेथड का सोच सको, चिल्ड्रन के जैसे सोच सको. इनकरेक्ट. बी, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंस. हाँ भाई, क्योंकि हम ज्यादा कॉशियस हैं, ज्यादा एंग्शियस हैं, ज्यादा स्केप्टिकल हैं. तो ये सही लग रहा है फिलहाल. देखते हैं सी. द ऑथर डज नॉट नो व्हाई अडल्ट्स फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंस. ऑथर नोज वेरी वेल, लिख के दिया उसने मेरे को. D. Adults have less capacity to feel the joy of loving or being loved. Capacity की तो बात ही नहीं हुई है. बात हुई है चाह की, बात हुई है willingness की. The ability to overcome these factors. Right? So the answer here is B. Clear? Let's move forward. Question number 53. Same passage. The author of the passage is against what? क्या करने बोल रहा है वो? Worrying too much about the past and the future. Simple. ज़्यादा सोचो मत. Correct? If we thought less about them and entered with single-minded enjoyment that comes our way. सोचो मत ज़्यादा. Straightforward. Not very difficult. Okay, let's go forward. 61. The majority of people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others. ये लोग ज़्यादा सुनते हैं दूसरों की. ये न्यूज़पेपर्स की भी सुनते हैं, नेबर्स की भी सुनते हैं. करेक्ट. ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द अर्थ. ट्रू. ओके. एवरीवन हैज अ फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस रेडी टू बी विश्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम. करेक्ट. ज्ञान देने के लिए बहुत है, ज्ञान सुनने वाले भी तैयार हैं. If you are influenced by opinions when you reach decisions, you will not succeed in any undertaking. मतलब अपना आंतरिक शक्ति रखो, ऐसे जल्दी से किसी के बहकावे में मत आ जाओ, क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं. हिंदी में अगर समझना चाहें तो यही है सेंट्रल आइडिया. सवाल देखते हैं. Which one of the following is implied by the passage? Implied मतलब what is the passage telling me? In not direct words, पर कहना क्या चाह रहा है passage essentially? Most of the people do not accumulate money for their needs. No, ये तो नहीं कहना चाह रहा. Most of the people never fail to accumulate money for their needs. नहीं, काफी लोग फेल करते हैं. There are people who fail to accumulate money for their needs. Correct? क्यों? Why do they fail to accumulate money? क्योंकि किसी और का ओपिनियन सुन लेते हैं. There is no need. नहीं. C answer. 62. What is the main idea of the passage? Central idea once again. People should not be influenced by the opinions of others. लोगों का ज्यादा ज्ञान न सुनो, अपने मन की सुनो. सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. 62 का ए. चलिए आखिरी मेरे ख्याल से 3 या 4 सवाल बचे हैं फ्रेंड्स. मीनवाइल
अगर आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहा है एंड द वे वी आर अप्रोचिंग, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक, ओके, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू स्टडी IQ। एंड कोई क्वेश्चन के साथ अगर आप डिफर कर रहे हो या आपका इंटरप्रिटेशन गलत है या सॉरी अलग है, प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे मेरे लिए, ओके। आई विल ट्राई एंड वर्क आउट एनी डिफरेंसेस दैट माइट बी ऑफ इंटरप्रिटेशन एज सच, राइट। लेट्स गो फॉरवर्ड। 71 पॉज करके देख लीजिए जल्दी से। टू इनकरेज रिसर्च इन इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ओके। यूनिवर्सिटी के फंक्शंस की बात हो रही है। Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sorts of entirely unprofitable subjects as well. Okay. मतलब something that is necessary and unnecessary. Okay. Research necessary और unnecessary दोनों चल रहा है. Scientific research is probably never completely valueless. Probably never completely. Okay. Probably never completely. Scientific research की बात कर रहे हैं. Okay. However silly and insignificant it may seem, however mechanical and unintelligent the labors of the researchers, there is always a chance that the results may be of value. Who can use the facts on the basis of fruitful generalization. मतलब ये सारा रिसर्च अगर आप इंटरप्रेट सही तरीके से करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ यूज तो हो सकता है उसका, ठीक है। Where the research is not original but consists in mere rearrangement of existing material. अच्छा, ये बात हो रही है ओरिजिनल रिसर्च की। अगर आप कहीं से टापा टापी कर रहे हो, किसी का कॉपी वॉपी कर रहे हो, तब उस रिसर्च का कोई वैल्यू नहीं है। पैसे समझो, सिंपल है। हर रिसर्च का वैल्यू है अगर आप उसको सही से इंटरप्रेट कर सकते हो, पर उस रिसर्च का वैल्यू नहीं है अगर आप एक दूसरे से टाप टूप के कुछ बना रहे हो। You are cheating and plagiarizing your way to write a research paper. Then it has no value. It has to be original and it may or may not be profitable. पर उसको इंटरप्रिटेशन जरूरी है, तभी जाके उसका वैल्यू क्रिएट होता है। यही है पैसेज का सेंट्रल आइडिया। चलो, ऑथर्स अजम्पशन क्या है? ऑथर का अजम्पशन, द स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ एज अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिसर्च इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल। नहीं भाई, it can be sometimes probably completely valuable. It is sometimes very valuable. हाँ जी, हो सकता है। It is never without some value. अब देखिए, valuable और some value, इस पे अब डिफरेंस आ गया है। Valuable मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, some value मतलब not very important but still important. पैसेज क्या कहना चाह रहा है? Let's look at the line here. There is always a chance that results may be of value. कुछ इंपॉर्टेंस, नॉट नेसेसरली कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, विच मीन्स ये गलत हो गया, ये सही हो गया। वैल्यू और वैल्यूएबल, ऑफ सम वैल्यू एंड वैल्यूएबल, टू डिफरेंट टर्म्स, ओके। बस इनको आपको ध्यान रखना है। नो वेयर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज गोइंग टू ट्रैप यू। इफ यू नो दैट, यू विल गो अहेड एंड गेट द क्वेश्चंस करेक्ट। जैसे उसको कहते हैं ना संजू में, नो दाई एनिमी, सिंपल, नो द क्वेश्चंस, द पैटर्न, ओके। So to the best of my interpretation 71 का आंसर C बनता है, ओके। लेट मी नो अगर आपको कोई डिफरिंग आंसर है तो। 72 सेम पैसेज, अकॉर्डिंग टू दैट ऑथर क्या करना चाहिए भाई? नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ओके। बी देखते हैं, अ रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल। अब आप समझ गए हो, वैल्यूएबल और ऑफ सम वैल्यू की बात चल रही है। एनी रिसर्च कैन बी ऑफ वैल्यू, यस, वैल्यूएबल हो या ना हो, कुछ वैल्यू तो होगा ही अगर इंटरप्रेट करने वाला थोड़ा दिमाग लगाए तो। करेक्ट आंसर है सी। लेट्स गो फॉरवर्ड। फाइनल क्वेश्चन, हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट बी एड्रेस्ड सो दैट लॉसेज आर मिनिमल एंड द सिस्टम बिकम्स रेजिलिएंट? वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया नीड्स टू मच वाटर, ठीक है, टू लिटिल वाटर। स्पेशल टेम्पोरल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है पानी की। This skewed water availability has to be managed and regulated for consumption throughout the year. Skewed मतलब ये जो फर्क हो रहा है, ठीक है, टेम्पोरल फर्क हम देख रहे हैं। कुछ दिनों में हमें बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, कुछ दिनों में हमें कम पानी मिल रहा है। Which one of the following best reflects the practical, rational, lasting solution? ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल और रैशनल। प्रैक्टिकल मतलब जो आप ऑन द ग्राउंड कर सकते हो। Let's look at it. Constructing huge concrete storage tanks and canals across the country. पहली बात,
इट कुड बी से अ लास्टिंग सोल्यूशन, पर क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? ये सोचिए, इज इट समथिंग दैट वुड बी प्रैक्टिकल पर से? क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट हम क्या देख रहे हैं यहां पे, हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, है कि नहीं? जब आप, ऑथर हमारा क्या कह रहे हैं, 75% ऑफ द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग 120 एंड द रेस्ट ड्यूरिंग 245 डेज। मतलब प्रॉब्लम हमारा है टेम्पोरल, टाइम स्पेसिफिक, करेक्ट? और हम सोल्यूशन बता रहे हैं स्पेशल स्पेसिफिक, स्पेस के स्पेसिफिक। तो क्या होगा अगर आप बना भी दोगे, क्या नेसेसरी है कि साल भर उसमें पानी रहेगा? नहीं, आपने प्रॉब्लम को तो एड्रेस ही नहीं किया, गलत। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, पहली बात तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आप जानते हो। सी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, प्रैक्टिकल कैसे? जल्दी से तो ना हो पाई। डी, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग ऑफ एक्विफर्स, करेक्ट। बफर स्टॉकिंग मतलब ये जो टेम्पोरल चेंज हम देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बफर्स क्रिएट करके रखें, पानी स्टोरेज हम क्रिएट करके रखें ऑफ डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स। दिस इज अ फेयर, रैशनल, लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन दैट कैन बी डन। बफर क्रिएशन, ताकि आप स्पेशली जो पानी का टेम्पोरली जो पानी का डिफरेंस है उसको आप ट्रैप कर सकें। राइट माय फ्रेंड्स? Okay, so this was the CSAT 2022 paper. Before I go forward, if you understood the way we understand concepts here, okay, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं स्टडी IQ के कोई भी कोर्स में, be it for RBI, for CSIR, for civil services, all the different courses that are available, including अगर आप बुक्स भी लेना चाह रहे हैं, please go ahead, आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट if you go ahead and use the code BA Live. And for those of you who are interested in the civil services examination, जो अभी तक इस साल के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, आई गेट दैट, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स के लिए एक सर्टेन स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड है, ओके। इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू प्रिपेयर फॉर द मेंस, राइट? एंड सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, या पहले अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और अभी भी you are unsure about how to go ahead and prepare for the prelims, please go ahead and join this course, the SIP Plus program by Study IQ. Okay, use the code BA Live. एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा which is to your benefit, but दूसरा you are going to get allotted to my batch, and that is going to be of immense benefit to you, right? So I hope I see many of you in my batch, geography, environment, disaster management, as well as reading comprehension CSAT, जो मेरे areas of expertise या interest है. Okay, I hope many of you do consider. एंड ये सारा का सारा PDF प्लस सोल्यूशंस मैं आपके लिए छोड़ दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ. और अगर आपके लिए, आप मेरे लिए कोई ऐसा फीडबैक, एनी पर्टिकुलर से मैसेज दैट यू वांट टू रीच आउट टू मी, आप इंस्टाग्राम पे भी यू कैन रीच आउट टू मी ऑन भुवन स्टडी IQ. ओके, प्लीज डू कंसिडर. आई होप टू सी मेनी ऑफ यू go ahead and join my community. Right, my friends? Till I see you in the next video of PYQs very soon. This is Bhuvan signing off for Study IQ. Thanks for watching. Bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.